ने लाइट रिएक्शन में फोटो फिजिकल पढ़ लिया, फोटो केमिकल में हम लोगों ने फोटो फॉस्फोराइलेशन देखा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर देख लिया और रिडक्शन ऑफ NADPH हो गया। अब हम लोग देखेंगे डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन को हम लोग बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा है। Glucose is the biological molecule that is synthesized in the dark reaction. That's why it is called as biosynthetic phase. अब साइट कहाँ पे होता है डार्क रिएक्शन? तो डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा ग्रेनम होता है, ठीक है। और ग्रेनम आर ज्वाइंड बाई स्ट्रोमा थाइलाकॉइड। दिस आर द ग्रेना, दिस आर द स्ट्रोमा थाइलाकॉइड, दिस आर द स्ट्रोमा थाइलाकॉइड। और ये जो पार्ट है फ्लूइड फिल्ड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस इनटू ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस इनटू ग्लूकोज। अब ये जो चेंज है इसके लिए लगता है एनर्जी फ्रॉम लाइट। तो डार्क रिएक्शन में एनर्जी लगता है लाइट से। तो हम लोगों ने डार्क रिएक्शन में देखा कि लाइट रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन एनर्जी चाहिए होता है। तो एनर्जी कैसे आएगा? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ATP और NADPH+ जो है वो फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिंथेसिस हो रहा था लाइट रिएक्शन में। तो ये जो एनर्जी स्टोर हुआ है ATP और NADPH+ में, ये एनर्जी यूज करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब ये डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन का पाथवेज होता है, पाथवेज ऑफ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में दो तरह के पाथवे देखा जाता है। एक होता है मेन पाथवे सारे प्लांट्स में मिलता है, इसको बोलते हैं C3 पाथवे, और इसी को बोलते हैं कैल्विन साइकिल। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट पाथवे। कुछ पाथवे अल्टरनेट पाथवे होता है, उसमें कौन कौन आता है? C4 एंड कैम आर द अल्टरनेट पाथवे। तो C3 और कैल्विन साइकिल मेन पाथवे हो गया, एंड C4 एंड कैम जो है ये हो गया अल्टरनेट पाथवे। सबसे पहले हम C3 साइकिल डिस्कस करेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल बोलते हैं, कैल्विन साइकिल, ठीक है। तो इसको कैल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट, डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन, तो उनके नाम पे इसका नाम रखा गया कैल्विन साइकिल। अच्छा, अब इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो फॉर्म होता है, इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। उसका नाम है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसके नेम पे इसका नाम C3 साइकिल रखा गया, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं, मॉलिक्यूल्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, साइकिल में देखेंगे, तो इन मॉलिक्यूल को डिस्कवर कैसे किया गया। तो कुछ टेक्निक होता है डिस्कवर करने के लिए, टेक्निक्स, ठीक है। टेक्निक कहाँ यूज हुए? टेक्निक टू डिस्कवर द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन द फोटोसिंथेसिस। तो क्या टेक्निक है? दो टेक्निक यूज करते हैं। पहला है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और दूसरा है ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी से हम लोग क्या करते हैं? सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो भी हम लोग डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। और ऑटो रेडियोग्राफी से क्या करते हैं? ये जो सेपरेटेड प्रोडक्ट है इनको आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई करने में, प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब अब इसमें क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव कार्बन यूज करते हैं। कौन सा कार्बन? रेडियो एक्टिव कार्बन C14।
ठीक है। नॉर्मली कार्बन क्या होता है, C12 होता है, इसका आइसोटोप जो होता है C14 रेडियो एक्टिव होता है, इसको यूज करते हैं। अब जो C3 साइकिल जो है डिस्कवर किस प्लांट्स में किया गया था एक्सपेरिमेंट करके, तो एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था, एक्सपेरिमेंट वाज डन ऑन क्लोरेला एंड स्कैंडेस्मस। तो इन दोनों प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करके C3 साइकिल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। अब हम लोग C3 साइकिल देखेंगे। तो C3 साइकिल में सबसे पहले क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है RuBP के साथ, रूबिलोस बिसफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एक एंजाइम लगता है इसको रिएक्शन के लिए, उसको बोलते हैं रूबिस्को के प्रेजेंस में रूबिलोस बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है हम लोगों ने डिस्कस किया, इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C3 साइकिल। तो ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और एक चीज डिस्कस की, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। अब ये पीजीए क्या होता है, पीजीए जो है एटीपी के साथ रिएक्ट करके चेंज हो जाता है 1,3 बिसफॉस्फेट में, 1,3 बिस पीजीए, ठीक है। तो पीजीए क्या होता है, एटीपी के साथ रिएक्ट करके 1,3 बिस पीजीए में चेंज हो जाता है और एटीपी जो है एनर्जी देने के बाद एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, प्लस फॉस्फेट में। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है सेपरेट हो जाता है और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी मिलता है वो यूज हो जाता है बिस पीजीए को कन्वर्ट करने में। अब बिस पीजीए जो है इसका रिडक्शन हो जाता है, रिड्यूस करने के लिए कौन आता है, NADPHH+ जो है ये आता है और ये क्या करता है, अपने हाइड्रोजन देके 1,3 बिस पीजीए को रिड्यूस कर देता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है NADP+ में। 1,3 बिस पीजीए जो है रिडक्शन के बाद कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ये कन्वर्ट हो गया फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। अब ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसको हम लोग ट्रायस फॉस्फेट भी बोलते हैं और कॉल्ड एज ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है, ट्रायस फॉस्फेट, ठीक है। अब ट्रायस फॉस्फेट जो है, अब यहाँ से जो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, कुछ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। अब ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में और इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये एक फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ देता है, फॉस्फेट को रिलीज कर देता है, कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब यहाँ से हमारा रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज बन गया, ठीक है। अब लेकिन कुछ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड क्या हो जाता है, वापस से केल्विन साइकिल को कंटिन्यू करता है, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा RuMP में, रूबिलस मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब ये रूबिलस मोनोफॉस्फेट कोई काम का नहीं है, इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा किसमें, रूबिलोस बिसफॉस्फेट, और इस कन्वर्सन के लिए वापस से एनर्जी लगेगा और एनर्जी कौन देगा, एटीपी एनर्जी देगा और कन्वर्ट हो जाएगा ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो यहाँ से वापस से RuBP रूबिलोस बिसफॉस्फेट जनरेट हो गया और ये जो है केल्विन साइकिल को कंटिन्यू रखेगा। ये तो हम लोगों ने एक मॉलिक्यूल के लिए बात कर लिया, पर एक्चुअली में क्या होता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP के साथ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर टोटल कार्बन देखें तो 6 कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड से आ जा रहा है और RuBP में 5 कार्बन है एक मॉलिक्यूल में, तो 6 मॉलिक्यूल है RuBP के, 6 5 जा 30 कार्बन आ गए RuBP से और 6 कार्बन डाइऑक्साइड से, टोटल तो 36 कार्बन जो है पीजीए के पास आ गए। तो पीजीए का कितना मॉलिक्यूल बनेगा, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, टोटल 36 कार्बन है, तो कितना मॉलिक्यूल बन गया, 12 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए बन गया, ठीक है। अब ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए चेंज हो जाएगा 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिसफॉस्फेट। अब इस कन्वर्सन के लिए एनर्जी कितना लगेगा, 12 एटीपी, क्योंकि 12 मॉलिक्यूल्स है तो 12 एटीपी लगेगा, 12 एडीपी बन जाएगा, ठीक है। अब वापस से 12
जो मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-bis-PG है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये वापस एक रिडक्शन होगा, तो 12 मॉलिक्यूल्स है तो 12 NADPH+ लगेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADP में। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कितना बनेगा, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, अब ये 12 मॉलिक्यूल जो है इसमें क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल जो है, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, इसमें से जो 2 मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 में। ये जो यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन होने के बाद 6 कार्बन कंपाउंड फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाते हैं। ठीक है, और इसका कितना मॉलिक्यूल बनेगा, एक। ठीक है, तो फ्रुक्टोज 6 कार्बन कंपाउंड का है, ठीक है, तो इसका कितना मॉलिक्यूल बनेगा, एक ही बनेगा, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल। तो एक बार जब केल्विन साइकिल चलेगा तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब बाकी अब कितना मॉलिक्यूल बच गया, यहाँ पे तो 6 कार्बन निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 36 कार्बन था, 36 कार्बन में 6 कार्बन हमारा इधर बाहर आ गया केल्विन साइकिल से, वापस से 30 कार्बन हमारा कंटिन्यू करेगा, 30 कार्बन केल्विन साइकिल में कंटिन्यू करेगा। तो हमारे फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कितना मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बाहर आ गया तो 10 मॉलिक्यूल बचा हुआ है, 10 मॉलिक्यूल में 30 कार्बन है। RUBP जो है, रुबुलोज मोनोफॉस्फेट है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें इसका कितना मॉलिक्यूल बनेगा, 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये 6 मॉलिक्यूल जो है वापस से रीजनरेट हो जाएगा 6 ATP के प्रेजेंस में। ठीक है, इसमें सिंपली हमें ये पता चल रहा है कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है और ग्लूकोज में 6 कार्बन है। ठीक है, और जो केल्विन साइकिल में जो कार्बन है वो फिक्स रह रहा है, RUBP जो है 5 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है और वापस से 5 कार्बन मेंटेन हो जा रहा है। इसमें से बस ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ RUBP रिएक्ट किया, उसको कन्वर्ट कर दे रहा ग्लूकोज में। अब इसमें स्टेप्स का कुछ नाम रखा गया है, तो यहाँ पे जो RUBP जो है रिएक्ट कर रहा है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इस स्टेप और PGA बना रहा है, इस स्टेप को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है इसीलिए उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो RUBP जो रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो है bis PGA जो बन रहा है इसका रिडक्शन हो जा रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ NADPH+, इसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है, और लास्ट में क्या हो रहा है कि जो RUMP है, RUMP से RUBP वापस से रीजनरेट हो रहा है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। तो सिंपल से केल्विन साइकिल में 3 स्टेप है, फर्स्ट है कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड है रिडक्शन, थर्ड है रीजनरेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट देखा PGA को बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा PGAL फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तीसरा हम लोगों ने देखा RUBP राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और लास्ट हम लोगों ने देखा रुबिस्को क्या हो गया, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने मॉलिक्यूल देखा। यहाँ पे जो रुबिस्को है, ठीक है, रुबिस्को के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, रिक्वायरमेंट इन केल्विन साइकिल में रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, तो यहाँ पे 6CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, 6CO2 जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस 6CO2 के लिए कितना लग रहा है, 18 ATP लग रहा है। ठीक है, 18 ATP लग रहा है और 12 NADPH+। ठीक है, तो 18 ATP कैसा लग रहा है, इसमें जो 12 ATP है, 12 ATP जो है PGA को, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है उसको कन्वर्ट करने में 1,3 bis PGA में कन्वर्ट करने में लग रहा था।
और उसके बाद जो 6 ATP हम लोगों ने देखा, 6 ATP कहाँ लग रहा था? रीजनरेशन में, ठीक है। रीजनरेशन में क्या हो रहा था? RUMPA जो रूबिलोस मोनोफॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जा रहा था, रूबिलोस बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा था, ठीक है। और NADP हम लोगों ने देखा कहाँ लग रहा था? रिडक्शन में लग रहा था, ठीक है। तो ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर ये सिमिलरली क्वेश्चन 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछा जाए तो सिंपल हो जाएगा। 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 ATP लगेगा, ठीक है, 6 से डिवाइड कर देंगे और 2 NADPHH प्लस लगेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रूबिस्को के बारे में। रूबिस्को का फुल फॉर्म लोगों ने देखा, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। ये रूबिस्को का फुल फॉर्म है। रूबिस्को के बारे में अगर सिंपली डिस्कस करें तो रूबिस्को में 2 एक्टिविटी देखने को मिलता है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन ऐड कर सकता है या ऑक्सीजनेशन करके एनर्जी रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम केल्विन साइकिल में हमें क्या रिक्वायर है? कार्बोक्सिलेज, क्योंकि हमें कार्बन ऐड करना है, ठीक है, कार्बन ऐड करके एक मॉलिक्यूल बनाना है। लेकिन अगर ऑक्सीजनेस हो जाए तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी रिलीज हो जाएगा, मतलब हमारा कोई मॉलिक्यूल सिंथेसिस नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करें तो रूबिस्को का जो एफिनिटी है, एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा है, ठीक है। तो केल्विन साइकिल में रूबिस्को क्या एक्टिविटी दिखाता है? कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। तो केल्विन साइकिल में क्या होता है? रूबिस्को सोज कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, ठीक है। अगर रूबिस्को ऑक्सीजनेस एक्टिविटी दिखाएगा तब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेस एक्टिविटी दिखाने की वजह से क्या हो जाएगा? फोटो रेस्पिरेशन। हम जानते हैं रेस्पिरेशन में क्या होता है, अगर रेस्पिरेशन हो तो एनर्जी रिलीज होता है, मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट। फोटो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या होगा? हार्मफुल होगा, तो हमें इससे बचना है, ठीक। क्या होता है? रूबिस्को का एफिनिटी ज्यादा होता है इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इसीलिए हमारा एडवांटेज है। लेकिन प्लांट में ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो जाए तो क्या होगा? तो रूबिस्को जो है फोटो रेस्पिरेशन करने लगेगा, तो हमारा जो C3 साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगा और उसके वजह से क्या होगा? ग्लूकोज का सिंथेसिस नहीं होगा, तो प्लांट को फूड नहीं मिलेगा। रूबिस्को के बारे में अगर नेक्स्ट बात करें तो रूबिस्को के अंदर मेटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम प्लस। इसको जो होता है रूबिस्को जो है 16 सब यूनिट से बना हुआ है, ठीक है। 16 सब यूनिट से बना होता है। इसमें जो 8 सब यूनिट होता है वो लार्जर होता है, ठीक है, लार्जर होता है। और इसमें 8 जो सब यूनिट होता है वो स्मॉलर होता है, ठीक है। 8 सब यूनिट क्या होता है? स्मॉलर होता है, 8 लार्जर होता है। जो 8 लार्जर सब यूनिट है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? क्लोरोप्लास्ट से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट DNA से प्रोड्यूस होता है लार्जर सब यूनिट। और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा? वो प्रोड्यूस होगा न्यूक्लियर DNA से, ठीक है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रूबिस्को के बारे में, दैट रूबिस्को जो है मोस्ट abundant एंजाइम और प्रोटीन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट एंजाइम या प्रोटीन वर्ल्ड में कौन सा है? तो ये है रूबिस्को। अब इसका मोस्ट अबंडेंट होने का रीजन भी है, क्योंकि रूबिस्को जो है बहुत स्लो एक्टिविटी दिखाता है, बिकॉज ऑफ दिस स्लो एक्टिविटी रूबिस्को का अमाउंट बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि फोटोसिंथेसिस जल्दी हो। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें देखें तो जो है RUBPA रूबिलोस बिसफॉस्फेट है, वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? PGA बनाता है, फॉस्फोग्लिसराइड या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन। अब ये जो PGA है
इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा और एनएडीपी के साथ रिएक्ट करके रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन होके क्या बनेगा, ट्रायस फॉस्फेट, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रायस फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, ठीक है। अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके सुक्रोज या स्टार्च मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ट्रायस फॉस्फेट जो होता है, कुछ ट्रायस फॉस्फेट क्या हो जाता है, रीजनरेट करके वापस से आरईबीपी को रीजनरेट कर देते हैं, इसके लिए भी एनर्जी लगता है, ठीक है। इसी को थर्ड स्टेप बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है। ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो हम लोगों ने केल्विन साइकिल को शॉर्ट में पढ़ा, लेकिन केल्विन साइकिल में और भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ इंटरमीडिएट डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के लिए। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केल्विन साइकिल इंटरमीडिएट केल्विन साइकिल इंटरमीडिएट, ठीक है। सबसे पहला है 4 कार्बन इंटरमीडिएट। 4 कार्बन इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इरिथ्रोज इज द 4 कार्बन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट पूछा जाता है 5 कार्बन इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, 5 कार्बन इंटरमीडिएट को बोलते हैं जाइलुलोज, ठीक है। थर्ड यहाँ पूछा जाता है कि 7 कार्बन इंटरमीडिएट यहाँ क्या फॉर्म होता है, 7 कार्बन इंटरमीडिएट है सीडो हेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट, ठीक है। सीडो हेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाता है सीडो हेप्टुलोज में, ठीक है, 7 फॉस्फेट, सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारा C3 साइकिल के बारे में पूरा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे C4 साइकिल के बारे में।